Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. इस वीडियो में हम वेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, मीन्स एडिशन ऑफ वेक्टर से आगे बढ़ते हैं। और आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई जब किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है, और कुछ बेसिक लॉज हैं एडिशन से रिलेटेड, उनको भी समझेंगे। और उसके बाद हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वेक्टर्स से रिलेटेड जो लॉ हैं, विशेष करके जो एडिशन से रिलेटेड, वो कैसे अप्लाई होते हैं, और भी कुछ बातें हैं जो कि हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले तो हम समझ रहे हैं कि कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर जो है, किस तरह से थ्री वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट देयर रिजल्टेंट कैन बी जीरो। उसके लिए क्या है, देखिए, इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, देयर रिजल्टेंट इज जीरो। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने टू वेक्टर को सेम ऑर्डर में लिया था, और उन टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट था वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हुआ था, लेकिन उस साइड की का जो ऑर्डर था वो अपोजिट टू द फर्स्ट टू गिवन वेक्टर। यहां पर क्या है, थ्री वेक्टर्स साइमल्टेनियसली एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय sides of a triangle both in magnitude and direction, and all the sides and all the vectors which are representing the side of a triangle are taken in same order, then their resultant will be zero. इसको समझने फिगर से, सपोज देयर इज ए वेक्टर ए, अनदर वेक्टर इज बी, ऐसे बना देते हैं, एंड थर्ड वेक्टर इज C. This is B or this is C. All these three vectors are acting at a point simultaneously, and these vectors can be represented by sides of the triangle taken in same order. तो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए, ट्रायंगल हमने वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर हमारा बी ये है, इसी के पैरेलल हम ले रहे हैं, ये वेक्टर बी है। अब थर्ड जो वेक्टर जो है हमारा सी, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये वेक्टर बी है, ये सी है। देखिए, ए वेक्टर ए जो है वो ओपी से रिप्रेजेंटेड है, और वेक्टर बी जो है वो पी क्यू से रिप्रेजेंटेड है, और वेक्टर सी जो है क्यू ओ से रिप्रेजेंटेड है। तो ऑर्डर ऑफ ऑल दीज थ्री वेक्टर्स ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर टेकन इन सेम ऑर्डर। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो होगा। सीधी सी बात है कि हम समझ सकते हैं कि जो वेक्टर ए है, एज पर द ट्रायंगल्स लॉ, एज पर द ट्रायंगल्स लॉ, उसको समझें कि मान लिया वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी ये था, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता, थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट था वो ये आर था, एज पर द ट्रायंगल्स लॉ। लेकिन अब हमने सी वेक्टर जो लिया है एज पर द डायरेक्शन ऑफ सी, और उसका ऑर्डर जो है वो आर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब आर की डायरेक्शन में नहीं है, जस्ट उसके अपोजिट है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो क्या है कि अपोजिट टू द वेक्टर आर है, जो कि ए और बी का रिजल्टेंट है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहां पर इसके अकॉर्डिंग वो आर के इक्वल है। लेकिन यहां पर देखा जाए, जो आर है यहां पर का और ये सी को कंपेयर करें, तो देखिए आर और सी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि वेक्टर ले रहे हैं
देखिए वेक्टर हम ले रहे हैं, एक ये इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और यदि हम उसी ऑर्डर में वेक्टर सी को ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, वेक्टर सी की डायरेक्शन वो ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर के अपोजिट में हो जाती है, और मैग्नीट्यूड सी का उसी ए और बी के रिजल्टेंट के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जैसा कि अभी हमने दिखाया था कि ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, और ये जो है हमने पहले लिया था एज पर द ट्रायंगल्स लॉ, ये वो आर था। तो आर और सी को कंपेयर करें तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल हैं, बट डायरेक्शन जो है अपोजिट है, मतलब वेक्टर सी जो इक्वल टू है वो माइनस आर के इक्वल है, या कहें आर वेक्टर जो है वो माइनस सी के इक्वल है। दैट इज वाई यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू है वेक्टर आर के, और इसमें अप्लाई करें तो देखा जाए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। तो जब हम इसको इधर ले आएंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की बात होती है। फोर वेक्टर कैन आल्सो बी जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब रिजल्टेंट ऑफ फोर वेक्टर कैन बी इक्वल टू जीरो, बट दे शुड नॉट बी इन द सेम प्लेन। जैसे यहाँ पर तो तीनों जो है सेम प्लेन में है तीनों वेक्टर, और फोर वेक्टर का रिजल्टेंट भी जीरो हो जाएगा जब वो जो है चारों वेक्टर जो हैं वो सेम प्लेन में ना हो, तो फोर वेक्टर का भी रिजल्टेंट जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ हम इंपॉर्टेंट लॉज की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द वेक्टर एडिशन। वेक्टर ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ऐड होगा, फोर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें। तो वेक्टर ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेकेंड पॉइंट है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसको भी समझा जा सकता है फिगर से। देखिएगा, सपोज हमारा वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी जो है वो ये है, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। अब हम इनका ए प्लस बी निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? एज पर द ट्रायंगल्स लॉ, वेक्टर ए लिया और उसी के साथ हमने वेक्टर बी ले लिया, इसी के पैरेलल और मैग्नीट्यूड वाइज सेम। तो ये हमारा उसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये वेक्टर ए है। ये क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू हो गया आर। ये देखिए हमने आर को अपोजिट ऑर्डर में लिया है टू दैट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब बी प्लस ए निकालें, तो बी प्लस ए के लिए हमें पहले बी लेना पड़ेगा। तो वेक्टर को बी हम लेते हैं, ये वेक्टर बी हो गया, इसी के पैरेलल हमने ये वेक्टर बी ड्रॉ किया है। अब इसमें हम वेक्टर ए ऐड करते हैं, तो इसके हेड पर हमें वेक्टर ए रखना पड़ेगा। वेक्टर ए है ये, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें वेक्टर बी के जो है टेल से वेक्टर ए के हेड को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हो गया। अब ये हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो देखिएगा जो रिजल्टेंट यहां आ रहा है और जो रिजल्टेंट इस फिगर में आ रहा है, यहां पर हमने क्या किया? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिया। तो इसका और इसका फर्स्ट फिगर में जो रिजल्टेंट आ रहा है, सेकेंड फिगर में जो रिजल्टेंट आ रहा है, वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम ही है। तो ये भी वेक्टर आर ही है, क्योंकि ये आर और ये आर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। इट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी ए प्लस बी वेक्टर इन टू वेक्टर को पहले ऐड करके फिर थर्ड से ऐड करें, या फिर
लास्ट वाले 2 वेक्टर को ऐड करके फर्स्ट से ऐड करें तो रिजल्टेंट सेम आता है। देखिए हम कोई वेक्टर ले रहे हैं, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, मान लिया ये वेक्टर सी बी है और ये वेक्टर सी है। अब हम पहले इसके अकॉर्डिंग एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी वेक्टर इस के अकॉर्डिंग। देखिएगा वेक्टर ए में हमें ऐड करना है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए ले बना दिया, वेक्टर बी बनाया, ये वेक्टर बी बना दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, वेक्टर सी ऐड करना है, तो सी ऐड कर दीजिए इसके पैरेलल, वेक्टर सी आ गया। तो इनका तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के एडिशन का रिजल्ट है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर है। और हमने यहां पर क्या किया, ए प्लस बी को पहले ऐड किया था, उसमें सी को ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, पहले बी और सी को ऐड कर लेते हैं, है ना। तो बी और सी को ऐड कर लीजिए, पहले वेक्टर बी बनाइए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वेक्टर बी बनाया, दिस इज वेक्टर बी। एक मिनट, थोड़ा इसको स्लैंटिंग इसके पैरेलल बनाना है, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। इसमें हमें सी को ऐड करना है, तो सी को ऐड करिए भाई, ये वेक्टर सी हो गया। अब इसमें ए को ऐड करना है, क्योंकि बी और सी को ऐड करने के बाद हम उसका जो सम आया है उसमें ए को ऐड करना, तो एक ही डायरेक्शन तो ये है, ये वेक्टर ए हो गया। तो अब हमें ए बी सी तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिएगा ए के टेल से और सॉरी बी के टेल से ए के हेड को ज्वाइन कर, ये रिजल्टेंट आया। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आया है और जो यहां रिजल्टेंट आया था, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल होंगे। हम बिल्कुल मेजरमेंट के साथ जो है वेक्टर ए बी एंड सी को ड्रॉ करें। तो यहाँ पर जो आर आया है, रिजल्टेंट वेक्टर आया है, कब आया है, जब हमने ए बी के सम में सी को ऐड किया। और इस फिगर में हमने पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड कर लिया है, उसके बाद थर्ड वेक्टर ए को ऐड किया, तो भी रिजल्ट वही आया। रिजल्टेंट जो है आर ही आया है, क्योंकि ये वाला आर और ये वाला आर दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। इट मीन्स वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, यानी वेक्टर्स को कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि जो हमें वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना होता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट कर लेते हैं, और इससे हमें क्या होगा कि उस वेक्टर का वो निगेटिव वेक्टर होगा जब हम डायरेक्शन अपोजिट कर लेंगे, और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन किया हुआ वेक्टर पहले वाले वेक्टर में ऐड कर देंगे। यही बात लिखी हुई है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी टू वेक्टर ए। आफ्टर दैट वी कैन यूज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो देखिएगा फिगर से हमें क्या करना है, वेक्टर बी को ए से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज दिस इज द वेक्टर ए और दिस इज द वेक्टर बी। एज पर द प्रोसेस हम क्या लेंगे, एक वेक्टर बी लेंगे जिसकी डायरेक्शन यानी माइनस बी लेंगे, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, इसके पैरेलल और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। अब इस निगेटिव वेक्टर को इसी के साथ ऐड कर दें, तो इसका मतलब हमने वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। देखिए ये निगेटिव वेक्टर जो हमने बनाया था वो हमने ले लिया, अब ये हमारा रिजल्टेंट आ गया है। तो ये क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर। वेक्टर ए में से बी को माइनस किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि गिवन वेक्टर जो था वो तो
डायरेक्शन उसकी ये थी जो फिगर में दिखाई गई है। हमने क्या किया, उसका एक निगेटिव वेक्टर ले लिया, उसके पैरेलल और डायरेक्शन वाइज अपोजिट, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, और वो हमने वेक्टर ए के साथ ऐड कर दिया। ये माइनस का वेक्टर बी है, इस माइनस वेक्टर बी की डायरेक्शन गिवन वेक्टर ए की डायरेक्शन से अपोजिट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रिजल्टेंट आया है उसको, उसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए पैरेललोग्राम ला, आप वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल्स ला, वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। आगे अभी आएगा ऐसा, ठीक है, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में हम इसको और क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमें रिजल्टेंट पता जो है ऑब्टेन करने के लिए ट्रायंगल ला या पैरेललोग्राम ला, आप वेक्टर एडिशन ही लगाना पड़ेगा आर का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करने के लिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं गिवन वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी गिवन वेक्टर को किसी स्केलर से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर p, it become pa, whose magnitude is p times the magnitude of a, and it acts along the direction ऑफ ए, यानी जो पी ए होगा वेक्टर, वो उसकी डायरेक्शन क्या हो, वेक्टर ए की डायरेक्शन ही होगी, और यूनिट ऑफ पी ए इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ वेक्टर ए। हाँ, यूनिट जो पी ए की है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि पी की भी यूनिट उसमें ऐड हो जाएगी। सपोज ए जो है 100 न्यूटन है, टुवर्ड्स वेस्ट है, और टाइम पी इज इक्वल टू जो है मान लिया 10 सेकेंड है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई किया तो पी इंटू ए हो गया, और वो हो गया 1000 न्यूटन सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, जो ए की डायरेक्शन है वही रहेगी। फिगर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लिया हमने ये कोई वेक्टर था, ये वेक्टर ए था, अब हमने 2a वेक्टर पता करना है, इसका डबल, तो क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में इसकी का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो लेंथ है, उससे डबल वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो ये वेक्टर ये है, तो ये वेक्टर 2a हो गया। तो देखिए डायरेक्शन वही रही, जो वेक्टर ए की थी वही डायरेक्शन 2a की है ना। अब मान लिया कोई एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये 2i कैप है, i क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। यदि 4 या 6i कैप पता करना है तो हमें इसका ये मान लिया 6i कैप हो गई। तो इसका जो है ट्रिपल हमने 3 टाइम्स जो है लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगी। हाँ, जो बात यहाँ बताई गई है वो यूनिट डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल में बताया गया है। जो हमें रिजल्ट मिलेगा पी ए वेक्टर का, उसका जो है यूनिट डिफरेंट हो सकता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि बेसिक न्यूमेरिकल हैं, और कम से कम ऐसे न्यूमेरिकल तो जरूर आने चाहिए। हमारे जो एग्जाम होते हैं क्लास 11th में, वो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, 2 वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। 2 वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी जो है वो उनमें से दोनों इक्वल वेक्टर के इक्वल ही है। मतलब एक वेक्टर ये है, वो वेक्टर बी के इक्वल है, और इनका जो रिजल्टेंट है मान लिया वो भी आप इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो उसके बीच का एंगल हमें पता करना है। तो देखिएगा, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें ये थीटा पता करना है। तो आर की वैल्यू क्या है, आर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, सब जगह हम ए कर दे रहे हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू है वेक्टर आर। इनके सबके मैग्नीट्यूड इक्वल है एज पर द क्वेश्चन। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 2a स्क्वायर, और हमें थीटा तो पता ही करना है।
तो a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखिएगा ये हो गया 2a स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है a b की जगह भी तो a ही लिखा जाएगा ना, इसको हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, a इंटू a, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये रूट हट जाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इधर भेज दीजिए 2a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। कॉस की वैल्यू -1/2 जो होती है वो 120 डिग्री में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी A man walks 20 meter towards east and then turn at angle 60 degree to the north of the east and walk 20 meter. Calculate the net displacement of the man. Also find the direction of net displacement. तो हमें देखिए डायरेक्शन बना लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब फिगर बनाइए, मैन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से मान लिया चला, वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो वो यहाँ से चला और मान लिया ये 20 मीटर हो गया ईस्ट डायरेक्शन में, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। देन टर्न द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है, ये है। अब इस नॉर्थ डायरेक्शन से 60 डिग्री, मतलब ईस्ट से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए वो ये 60 डिग्री 20 मीटर फिर चला। अब हमें क्या करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट पता करना है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है, ये जो है दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब रिजल्टेंट पता करना है। 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ये लैंग्वेज यहाँ पर देख लें कि किस तरह से एंगल डिसाइड होता है। तो फार्मूला वही ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन वाला लगाएंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 20 का होल स्क्वायर यानी 400 प्लस b भी 400 ही है, प्लस 2 इंटू 20 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो गया 800 प्लस 2 इंटू, और ये देखिए कितना वो 400 और 2 800 है ना, 2 to the 4 to the 8, तो हो गया 800 इंटू cos 60 डिग्री होता है 1/2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 400, तो ये आया 1200 का स्क्वायर रूट निकालें तो देखिए ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 3 है ना। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 220 होता है, तो 20√3 हो जाएगा, ये हो गया रिजल्टेंट 20√3। अब डायरेक्शन पता करना है कि ये जो बीटा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, वो ए के साथ पहले डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो इसमें हमें डायरेक्शन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी tan बीटा इज इक्वल टू होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। बाई चांस हमारा यहाँ पर a और b इक्वल हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा होता है उससे दूसरा वाला सेकेंड वाला वेक्टर
न्यूमरेटर में लेते हैं, क्योंकि ये इस समय हमारा क्वेश्चन में देखिए पहला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उससे एंगल बन रहा है, बीटा जो एंगल बन रहा है, तो हमने दूसरा वेक्टर लिया है। हाँ बाई चांस यहाँ क्या है, दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बी 20 है, साइन 60 डिग्री अपान 20 प्लस 20 कॉस 60 डिग्री। वैल्यू रख दें हम, 20 कॉस 60 डिग्री √3/2 होता है अपान 20 प्लस 20 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो ये देखिए कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया हमारा 20√3/2 इंटू ये हो गया आपका 30। तो ये देखिए 10 जा गया और ये 10, ये जो 10 है यहाँ पर 10 से 30 को काट दीजिए, 10 बन जाए 10, तो ये हमारा आया √3/3। इसको हम लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3 अपान, सॉरी ये नहीं होगा, √3 जो डिनोमिनेटर में लिखा है 3 उसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा रिजल्ट आया 1/√3। तो tan बीटा जो होता है 1/√3 जो वैल्यू है वो किस एंगल में है, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डिग्री के अकॉर्डिंग 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 30। तो ये बेसिक क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर 2 पर्सन आर रेजिंग लोड पुलिंग एट an angle of each other if they exert forces of 30 न्यूटन 60 न्यूटन, मतलब ए जो है हमारा 30 न्यूटन है, बी जो है वो भी 60 न्यूटन है रिस्पेक्टिवली, 60 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, एंड दैट इफेक्टिव पुल इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। मतलब बीटा जो है यहाँ पर दिया गया है, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रिजल्टेंट जो है फर्स्ट वेक्टर के साथ जो है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। व्हाट इज एंगल बिटवीन देयर पुलिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन वाला फार्मूला यहां पर यूज करना पड़ेगा। देखिएगा tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा, थीटा ही पता करना है, tan 90 ये हो गया, b की वैल्यू जो है हमारी 60 न्यूटन है, साइन थीटा अपान a की वैल्यू है 30 प्लस b की वैल्यू जो है वो 60 कॉस थीटा, ये है। और इसकी साइन tan 90 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इज इक्वल टू दिस मच, यानी 60 साइन थीटा अपान 30 प्लस 60 कॉस थीटा। अब ये इधर का RHS का रिजल्ट इन्फिनिटी कब आएगा, जब डिनोमिनेटर जो है 0 हो जाए, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये रिजल्ट नॉट डिफाइंड आने लगेगा, मतलब इन्फिनिटी आने लगेगा। इट इंप्लाइज दैट हम क्या लिखेंगे, 30 प्लस 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। डिनोमिनेटर जब 0 होगा तभी ये इन्फिनिटी रिजल्ट आएगा। तो 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया -30 के, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया -30 अपान 60, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। अब हमें इफेक्टिव पुल भी निकालना है, यानी रिजल्टेंट भी निकालना है। थीटा जब हमें पता लग गया, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता लग गया है, तो रिजल्टेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, r इज इक्वल टू √a की वैल्यू क्या है, 30 है, 30 न्यूटन है, तो 30 का स्क्वायर तो 900 हो गया। b जो है वो 60 है, तो 6 6 36 100 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 30 है, b की वैल्यू 60 है, और cos 120 डिग्री है, cos 120 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है -1/2। तो ये हो गया हमारा
900 प्लस 3600 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 60 इंटू -1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 1800 नेगेटिव। मतलब रिजल्ट क्या आया है, r इक्वल टू आ रहा है अंडर रूट, ये आएगा 900 प्लस 3600 माइनस 1800, तो इसमें से 1800 निकल गया, तो 900 प्लस 1800 ही बचा, तो ये कितना हो जाएगा 9817 2700, है ना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 900 इंटू 3, 900 का स्क्वायर रूट होता है 30 और √3, ये 30√3 हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू होगी। जो रिजल्टेंट था ए और बी का, उसकी वैल्यू जो है 30√3 न्यूटन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा गिवन है, एंड हैव द रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। If they act at right angle to each other, then resultant is 50 Newton. Find the two forces. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब टू फोर्सेज हैं, मतलब एक फोर्स ए है, दूसरा बी है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तब इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है। ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन है। अच्छा, जब वो राइट एंगल पे एक्ट करते हैं, यानी थीटा जब 90 डिग्री होता है, तो उनका रिजल्टेंट 50 न्यूटन हो जाता है। तो राइट एंगल के लिए आर इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन है, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक हमारा रिजल्ट ये है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस बी के। अब इस इक्वेशन में हम इसको रख देते हैं, इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो 50 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस बी, 10 प्लस बी प्लस, और ये क्या है, ए की वैल्यू 10 प्लस बी है, ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये ए स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर में दी थी। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, है ना, तो ये रूट हट जाएगा, 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2500 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करिए तो ये हो गया 100 प्लस बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 20b, 2ab, 2 इंटू 10 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसको 100 को इधर लाइए, तो 2400 इज इक्वल टू हो गया आपका 100, जब इसमें से माइनस हो जाएगा 2400 हो जाएगा, ये हो गया 2b स्क्वायर प्लस 20b। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b, 2b नहीं 10b, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे ना पूरी इक्वेशन को, यहाँ b हो जाए, बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 10b होगा, 10b, इसको उधर ले जाइए तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस, अब ये देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा, आ गया था 1200। अब हमें 1200 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका कि डिफरेंस जो है 10 हो, तो 40 30, है ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 40b माइनस 30b माइनस 1200, यहाँ पर b कॉमन है तो b प्लस 40 हो गया, दूसरा माइनस 30 कॉमन है, तो ये हमारा हो गया b प्लस 40, तो b माइनस 40, b प्लस 40
और b माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा यदि पॉजिटिव वाला लें तो b माइनस 30 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू हो गया 30 न्यूटन, b 30 न्यूटन हो गया। अब b की वैल्यू इस पे रख दीजिए तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 40 न्यूटन। इंटरचेंज भी हो सकता है, मतलब जो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड 30 और 40 हैं। b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो a की वैल्यू पता लग जाएगी। हमारा क्वेश्चन ये है, टू फोर्सेज इक्वल टू F and 3F न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल इफ द फर्स्ट फोर्स इज ट्रिपल्ड एंड सेकेंड फोर्स बी इंक्रीज्ड बाय 30 न्यूटन, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है केस 1 में क्या है, केस 1 F1 की वैल्यू दी गई है वो है F है, F2 जो है वो 3F के इक्वल है। केस 2 में क्या किया गया है, फर्स्ट वेक्टर जो है क्या कर दिया गया, ट्रिपल्ड कर दिया गया, और सेकेंड वेक्टर में क्या किया गया है 30 न्यूटन इंक्रीज कर दिया गया है। ऐसा करने पर भी डायरेक्शन जो रिजल्टेंट की है वो सेम रह रही है, यानी tan बीटा इज इक्वल टू है tan बीटा डैश। ये कंडीशन गिवन है। अब हम पहला केस लगाते हैं। पहले केस के अकॉर्डिंग tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो a हमारा समझो ये है और b ये है, तो b की वैल्यू है 3F साइन थीटा अपॉन a की वैल्यू है F, और साथ में b जो है वो 3F कॉस थीटा है। ये हमारा tan बीटा की वैल्यू आई है केस 1 में, ये आई। अब केस 2 लगाइए, केस सेकेंड देखिएगा, फिर अब tan बीटा डैश इज इक्वल टू है जो हमारा समझो, अब ये हमारा हो गया कौन सा, a हो गया a डैश, ये हो गया b डैश। तो b डैश लिखेंगे तो b ये हो जाएगा, फार्मूला यदि लिखें तो b डैश साइन थीटा अपॉन a डैश प्लस b डैश कॉस थीटा। b डैश देखिए, b डैश कितना हो गया है 3F प्लस 30 हो गया है, और साइन थीटा तो लिखा ही रहेगा अपॉन a डैश की वैल्यू क्या है, ये है 3F है, प्लस b डैश 3F प्लस 30 कॉस थीटा। ये हमारा हो गया है tan बीटा डैश। ये अब tan बीटा और इज इक्वल टू है tan बीटा डैश, ये चीज इसके इक्वल है, ऐसा कंडीशन हमें गिवन है। इसको अप्लाई कर देते हैं, ये चीज इसके इक्वल लिख दीजिए, है ना। थ्री एफ साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3F प्लस 30 साइन थीटा अपान 3F प्लस 30 कॉस थीटा के। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा थोड़ा जल्दी है। हाँ जी, अब यहां पर देखिए साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचेगा, और यहाँ देखिए 3F है, यहाँ यह प्लस 3F है, तो हाँ यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में क्या कर ले रहे हैं, यह कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 3F प्लस 30 अपॉन 3F प्लस 30 कॉस थीटा के, है ना। तो ये F और F कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3F प्लस 30 इंटू 1 प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
3 से इधर इंटू हो जाएगा, केवल 3 है ऊपर, तो ये हो जाएगा 9f प्लस ये देखिए 3 हो जाएगा ब्रैकेट से बाहर 3f प्लस 30 cos थीटा के। इधर मल्टीप्लाई करिए पहले, तो ये हो जाएगा, पहले 1 को मल्टीप्लाई होगा तो 3f प्लस 30, इससे इसको इंटू हो गया प्लस, अब 3 cos थीटा से इसको मल्टीप्लाई होगा, 1 से पहले मल्टीप्लाई हुआ तो ये रिजल्ट आया, अब 3 3 9f cos थीटा प्लस 3 इंटू 30 यानी 90 cos थीटा, ये आ गया LHS में। अब RHS को सॉल्व करिए तो 9f प्लस ये देखिए ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है cos थीटा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 या 9f cos थीटा हो जाएगा, 9f cos थीटा और प्लस 3 से मल्टीप्लाई 30 को और cos थीटा से भी, तो 90 3 या 90 cos थीटा, ये आया रिजल्ट। अब देखिए 9f cos थीटा ये कैंसिल हुआ और 90 cos थीटा भी कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास जो रिजल्ट बच रहा है वो क्या है देखिएगा, वो बच रहा है 3f प्लस 30 इज इक्वल टू हो गया 9f, उधर 9f बचा है ना, अब इसको उधर ले जाइए तो 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 6f के, f इज इक्वल टू हो गया 30/6, f इज इक्वल टू हो गया 5 न्यूटन। ये है एक तरफ से हम है कंसंट्रेशन के साथ बिना कोई मिस्टेक किए हुए सॉल्व कर लें तो कोई जो है ऐसा नहीं है, कोई भी लेंदी से लेंदी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए हमारा जो रिजल्ट आया है वो 5 न्यूटन आया है और 5 न्यूटन ही इसका आंसर था। तो इस तरह से क्वेश्चन और भी बहुत सारे ट्राई करेंगे मुझे उम्मीद है, और आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा।